तो हम प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो प्रॉफिट का सीधा मतलब होता है कि प्रॉफिट एक उत्पादक को तब प्राप्त होता है जब वो क्या होता है, रिस्क जोन पे काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट है ये अधिकतर किसको मिलता है, ये मिलता है साहसी को। साहसी को दो प्रकार के अवार्ड मिलते हैं, एक मिलता है आपका प्रॉफिट और दूसरा मिलता है इसका अवार्ड लॉस। दो प्रकार के अवार्ड इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि इकोनॉमी में जो उत्पादन के 5 साधन है, भूमि का रिवार्ड आपका लगान है, ठीक है, दूसरा श्रमिक का जो रिवार्ड है वो मजदूरी है, ठीक है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट केवल दो उत्पादन के साधनों की बात करते थे, ठीक है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने कहा इन दो साधनों की अंतर क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, इंटरेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, बाकी तीन साधनों की चर्चा की गई थी। तो दिस इज द फंडामेंटल जो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने गए हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इन्हीं दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की, ठीक है। बाकी बाद में अन्य जो आपके पास पूंजी है इसका रिवार्ड इन्होंने ब्याज के रूप में बात की, ब्याज के रूप में चर्चा किया। चौथा इनका आपका पार्ट बन जाता है आपका संगठन का, संगठन का, और संगठन को इन्होंने वेतन की बात की कि उसका रिवार्ड वेतन होता है। और लास्टवा उत्पादन का पांचवा साधन होता है जो कहलाता है आपका साहसी, और साहसी को जो मिलता है वो लाभ भी मिलता है और कभी कभी इसको हानि भी बियर करना पड़ता है। तो ये इकोनॉमिस्टों ने माना कि जब कोई उत्पादन होता तो प्रारंभ में इन चार संसाधनों के मध्य बांट दिया जाता है। उत्पादन को इन चार संसाधनों के मध्य बांटने के परिणाम स्वरूप रेस्ट ऑफ अमाउंट को साहसी का रिवार्ड, प्रॉफिट या लॉस के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो लास्ट आपका ऑप्शन जो साहसी को मिलता है वो लाभ या हानि के रूप में उसका रिवार्ड मिलता है। आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो उत्पादन, जो भी उत्पादन हमको प्राप्त होता है वो उत्पादन के साधनों के मध्य रेस्ट ऑफ अमाउंट दैट में बी प्लस, दैट में बी माइनस, दैट में बी पॉजिटिव, दैट में बी निगेटिव, दैट इज कॉल्ड साहसी का, आपका इंटरप्रेन्योर का, वो कहलाता है आपका लाभ या हानि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले आपका बात करने जा रहे हैं, पहला आपका है गत्यात्मक सिद्धांत। फर्स्ट है गत्यात्मक सिद्धांत की हम लोग चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं डायनेमिक आपका थ्योरी। डायनेमिक थ्योरी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डायनेमिक थ्योरी के या इसका जो जन्म हुआ था ये 19वीं शताब्दी में आपका माना जाता है, जो प्रोफेसर जेबी क्लार्क इसके खोजकर्ता हैं, क्लार्क। और इन्होंने लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत की प्रस्तावना की है। इनके अनुसार वस्तु की कीमत तथा उत्पादन की लागत का अंतर लाभ होता है। गत्यात्मक सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारे पास प्राइस है, प्राइस में यदि हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो दैट विल बी क्या होगा, दैट विल बी प्रॉफिट होगा। ये गत्यात्मक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो जेबी क्लार्क ने प्रतिपादित किया 1900 में ईस्वी में कि जो प्रॉफिट होता है किसी इंटरप्रेन्योर का, वो वास्तव में प्राइस में से यदि वस्तु की लागत को हम माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और इन्होंने गत्यात्मक स्थिति में 5 सामान्य परिवर्तन की बात करते हैं। 5 सामान्य परिवर्तन की बात की जाती है इसमें। 5 सामान्य परिवर्तन क्या है? पहला परिवर्तन आपका होता है, इसके अंतर्गत
जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। डायनेमिक अप्रोच है, हम आपको बोल रहे हैं बार बार डायनेमिक अप्रोच है। तो डायनेमिक अप्रोच में पहला इन्होंने बताया कि प्रॉफिट में चेंज होने का कारण क्या होता है। पहला जनसंख्या में परिवर्तन की बात इन्होंने किया, जनसंख्या में परिवर्तन की बात हम लोग करते हैं। दूसरा इन्होंने दूसरा बात किया कि इकोनॉमी में पूंजी बढ़ती रहती है। तीसरी बात इन्होंने किया, इकोनॉमी में उत्पादन की विधियों में सुधार होता रहता है। सुधार होता रहता है। चौथा इन्होंने बात किया, औद्योगिक संस्था का रूप बदलता रहता है। संस्था का रूप बदलता रहता है। पांचवी बात की कि इकोनॉमी में उपभोक्ताओं की आवश्यकता बढ़ती रहती है। आवश्यकता बढ़ती रहती है। तो ये 5 सामान्य परिवर्तन इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। तो गत्यात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लाभ की उत्पत्ति होती है और जो ये परिवर्तन है यही लाभ का कारण है। ठीक है, तो जेबी क्लार्क ने बताया कि गत्यात्मकता के कारण एक प्रोड्यूसर को लाभ होता है और एक प्रोड्यूसर को जब आप जैसे जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा तो अचानक जब जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा तो पी का मान बढ़ जाएगा। पी का मान क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इकोनॉमी में अचानक डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉफिट कारण बन जाएगा। पूंजी बढ़ती रहती है तो पूंजी जब बढ़ेगी इकोनॉमी में, इकोनॉमी जब कैपिटल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट का कारण हो जाएगा। उत्पादन, थर्ड पॉइंट है आपका उत्पादन की विधियों में सुधार। जब उत्पादन की विधियों में सुधार होगा तो ऑटोमेटिक है यहां पर भी बात कहीं ना कहीं आ रही, कॉस्ट कटेगी, कॉस्ट कट जाएगा। औद्योगिक संस्था का रूप बदलता रहता है, जब स्वरूप बदलेगा तो भी प्रॉफिट चेंज हो जाएगा और उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं जो प्रॉफिट का कारण हो जाएगा। तो प्रोफेसर जेबी क्लार्क ने प्रॉफिट का डायनेमिक अप्रोच रखा और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया 19वीं शताब्दी में कि इकोनॉमी में जो प्रॉफिट होता है इट विल बी डिपेंड अपॉन प्राइस एंड कॉस्ट एंड द प्राइस विल बी चेंज आफ्टर चेंजेस ऑफ द 5 आइटम्स। ये 5 जो वेरिएबल्स हैं इनमें यदि परिवर्तन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में डायनेमिक अप्रोच के अंतर्गत आपका प्रॉफिट भी परिवर्तन होता चला जाएगा। क्लियर है आपका सिद्धांत? दूसरे की हम चर्चा करते हैं। दूसरा आपका जो सिद्धांत आता है प्रॉफिट का, वो सिद्धांत आता है शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत। शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा, आई एम जस्ट रिपीटिंग, एग्जाम में टॉपिक दे दिया जाता है नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और आपको बताना होता है शुम्पीटर। ठीक है, अधिकतर मैंने एग्जाम्स में इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न मोस्टली देखे हैं और आपके लेवल पे यही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। ठीक है, तो आपका द इनोवेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इनोवेशन थ्योरी ये हमें बताती है कि इकोनॉमी में जो किसी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होता है वो इनोवेशन का कारण होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के जनक जो हैं वो प्रोफेसर शुम्पीटर हैं और इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो आपका लाभ होता है वो नव परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले गत्यात्मक परिवर्तन से लाभ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो नव प्रवर्तन से गत्यात्मक जो लाभ होते हैं उसी को इन्होंने इसमें चर्चा की है। ठीक है, जो गत्यात्मक, डायनेमिक तो देखिए होगा ही होगा। इकोनॉमी में जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा हम लोग इनोवेशन करेंगे और इनोवेशन के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, इकोनॉमी में हमको प्रॉफिट मिलने लगता। और ये नवप्रवर्तन इन्होंने बताया कि दिस जो आपका इनोवेशन हो सकता है वो नई वस्तु के प्रचलन को आप नवप्रवर्तन मानोगे। अगर किसी कंपनी ने नई वस्तुओं का प्रचलन कर दिया
ठीक है। दूसरा आप क्या कहोगे कि उत्पादन की नई विधि का प्रचलन, उत्पादन की नई विधि का प्रचलन की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि इकोनॉमी में नए बाजार को खोलना। चौथी बात करते हैं कि इकोनॉमी में कच्चे माल के लिए नए स्रोत को ढूंढना। पांचवा इन्होंने नवप्रवर्तन के अंतर्गत एक्सेप्ट किया उद्योगों का पुनर्संगठन करना। उद्योगों का पुनर्संगठन करना। तो ये एक्टिविटी को प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा कि अगर इतनी एक्टिविटी को आप संपादित करते हैं तो अचानक इकोनॉमी में आप देखते हो कि अगर आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा इकोनॉमी में आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो यही प्रॉफिट का कारण होगा। जब इकोनॉमी में आपकी ये सारी एक्टिविटी पुरानी हो जाएंगी, डायनेमिक नहीं रह जाएंगी। मतलब डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आप इन एक्टिविटी को, ये 5 एक्टिविटी, नई वस्तुओं का प्रचलन, नई विधियों का प्रचलन, नए बाजार को खोलना, कच्चे माल के लिए ठीक नए स्रोत की व्यवस्था करना और उद्योगों का पुनर्संरचना आप नहीं करते हैं तो आपका नवप्रवर्तन नहीं माना जाएगा और आप असामान्य लाभ से, असामान्य लाभ से आप सामान्य लाभ की तरफ आ जाएंगे, सामान्य लाभ में आप आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका नोटेबल बन जाता है। ठीक है कि शुम्पीटर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक का जो प्रॉफिट होता है वो वास्तव में इनोवेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है और इन्होंने एक टेक्निकल वर्ड यूज किया, नव प्रवर्तन से गत्यात्मक लाभ। ठीक है, प्रॉफिट आपका इनोवेशन टू डायनेमिक, ठीक प्रोसेस। तो इनोवेशन टू डायनेमिक प्रोसेस को इन्होंने नव प्रवर्तन के लाभ के अंतर्गत कैलकुलेट किया और इन्होंने कहा कि एक प्रोड्यूसर जब इकोनॉमी में कोई नई एक्टिविटी को संपादित करता है, सच एज नई वस्तुओं को लॉन्च करता है, ठीक है, नई विधि का लॉन्च करता है, ठीक, टेक्निक्स आपका बनाने का मेथड बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, आपका नए बाजार को खोजना, जैसे मान लीजिए हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अफ्रीका भेजने लगे, जहां पर हमारा प्रोडक्ट अभी तक नहीं बिकता था वहां पर हमने कर दिया, तो इट विल बी आल्सो कॉल्ड द इनोवेशन। ठीक है, कच्चे माल के नए स्रोत, मान लीजिए हमने देखा होगा आप जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन के लिए हमने भारतीय मार्केट में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर वो क्या हुआ, मेडिसिन को बनाने का इनोवेशन सोचा, तो ये कच्चे माल का एक नया स्रोत है, तो इट विल बी आल्सो कॉल्ड द इनोवेशन। एंड आपका उद्योगों का पुनर्संगठन करना, अगर आपकी इंडस्ट्री में पुनर्संगठन होता है, उसके ढांचे को आप परिवर्तित करते हैं, उसकी जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसको आप नए तरीके से कुछ अंजाम देते हैं, तो इट विल बी आल्सो कॉल्ड द इनोवेशन। तो प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं कि द प्रॉफिट इट विल बी डिपेंड अपॉन द इनोवेशन। और जब इनोवेशन की एक प्रक्रिया कोई उत्पादक अपनाता है तो उसको असामान्य लाभ मिलता है, सबसे हाई, सबसे ज्यादा आपको असामान्य लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन की प्रक्रिया समाप्त होती चली जाएगी आप असामान्य लाभ से कहां पर आ जाएंगे, सामान्य लाभ पर आ जाएंगे। तब आपको समझना होगा कि इनोवेशन का जो इफेक्ट है वो समाप्त हो चुका है। जब इनोवेशन का इफेक्ट समाप्त हो चुका है तो आपको उद्योग में बने रहने के लिए, देखिए सामान्य लाभ उद्योग में बने रहने के लिए सफिशियंट है, लेकिन उद्योग में असामान्य लाभ को अर्न करने के लिए आपको पुनः इनोवेशन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। इन्होंने बीज थ्योरी इसमें बताई, इसने बताई कि जब एक बार इनोवेशन की कोई उत्पादक प्रक्रिया को अपना लेता है तो अन्य उत्पादक मधुमक्खी की भांति इन प्रक्रियाओं को, यानी इसकी वस्तु को उत्पादन करना प्रारंभ करते हैं, किसके लिए, असामान्य लाभ के लिए, जिसके कारण आपका असामान्य लाभ सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाता। तो जब सभी उत्पादक आपकी उत्पादित वस्तु को इंटीमेट करते हैं,
जैसे एलईडी टीवी जब पहली बार आया तो एक कंपनी ने लॉन्च किया, उसको असामान्य लाभ हुआ। जब उसको असामान्य लाभ हुआ, एलईडी आपका एक कंपनी ने लॉन्च किया, इसके पहले एलसीडी चलता था ना। तो इससे क्या हो जाता है कि इकोनॉमी में जब एक उत्पादक कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो उसके परिणाम स्वरूप अन्य उत्पादक उसको इंटीमेट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उस तरह की वस्तुओं को बनाना पसंद करते हैं ताकि वो भी असामान्य लाभ की गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाए। तो इस प्रकार सारे के सारे उत्पादक मधुमक्खी के झुंड की भांति ये इनोवेटिव वस्तु को क्या करते हैं, बनाने के लिए टूट पड़ते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में जो उत्पादक इनोवेशन करता है वो असामान्य लाभ से सामान्य लाभ की ओर आ जाता है, और असामान्य लाभ से सामान्य लाभ की ओर जब आ जाता है तो उसे पुनः प्रॉफिट असामान्य सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए फिर से इनोवेशन की प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ेगी। तो ये आपका है शुम्पीटर का नव प्रवर्तन सिद्धांत लाभ का। क्लियर है? नाउ वी विल कम ऑन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जोखिम का सिद्धांत। थर्ड आपके साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जोखिम का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, द रिस्क थ्योरी। द रिस्क थ्योरी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, तो द रिस्क थ्योरी ये किसने जन्म दिया, इसको एफ बी हॉले ने, एफ बी हॉले ने इसको इनोवेट किया था। ठीक है, इसको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो जोखिम का प्रतिफल होता है। अब इन्होंने बताया कि ये जोखिम क्या होता है। इन्होंने कहा कि रिस्क जो होता है वो इकोनॉमी में हम क्या होता है, जब इकोनॉमी में हम कुछ ऐसा करते हैं जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोबेबिलिटी 50% या कभी कभी लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 50% से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में जो व्यक्ति जितना अधिक जोखिम उठाएगा उसके पास प्रॉफिट की संभावना भी उतनी अधिक होगी। तो इन्होंने बताया कि इकोनॉमी में जो लाभ होता है प्रॉफिट, इट विल बी डिपेंड अपॉन जोखिम, और जोखिम जितना अधिक होगा उसके परिणाम स्वरूप लाभ की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। ठीक है, आप एक प्रोड्यूसर आप देखते हो कि एक नया सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, ये रिस्क है उसके लिए। रिस्क है क्या, रिस्क है कि अगर लोगों को पसंद आया तो अदर उत्पादक इंटीमेट तुरंत नहीं कर पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर दूसरा प्रोड्यूसर इस जोखिम को ठीक है नहीं अपनाना चाहता तो सामान्य लाभ पे रहेगा। चलिए मैं एक थोड़ा सा आपके करियर को लेकर के करता हूं। आपने एक लाइफ में जोखिम लिया कि चलिए मैं एक सिंपल यानी एकेडमिक एजुकेशन लेता हूं, मैं एक काम करता हूं बीए करता हूं, मैं एक काम करता हूं बीएससी करता हूं, मैं एक काम करता हूं आपका सिंपल एजुकेशन ये लेता हूं और बीकॉम करता हूं। ठीक है, सिंपल आपने एजुकेशन लिया। अगर आप जोखिम बियर करने के लिए हो तो आपने इन एग्जाम्स क्वालिफाई किया और डायरेक्ट आपने आईएएस का फॉर्म डाल दिया। ये जो जोखिम है जोखिम। क्यों? क्योंकि अगर आप इस क्वालिफिकेशन के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाइड करते हो तो आपको एक बिग प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो वास्तव में आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी, क्योंकि आपने अपने करियर को और कहीं से सिक्योर नहीं किया है। लेकिन अगर वो कोई बच्चा बीटेक करता है और बीटेक एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करता है, वो एमबीए करता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करता है, तो यानी वो जोखिम को टालता है। क्यों जोखिम को टालता है कि अगर सपोज हम आईएएस नहीं मैं बना तो कम से कम ये मुझे क्या करेगा, एक सपोर्ट दे देगा।
ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यहां पर जोखिम का फैक्टर आपका ज्यादा है, इसलिए आप देखिएगा इसमें फी बहुत कम होती है, लेकिन यहां पर ये जोखिम को आपको टालता है, जिससे आपको हाई फी जमा करनी पड़ती है और आप इस जोखिम को टालते हो और आप कैरियर को कहीं ना कहीं सिक्योर करके फिर आगे बढ़ते हो। ठीक है। तो ये आपके पास एक लाइफ में एक जोखिम आप लेते हो, एक रिस्क लेते हो कि चलिए मैं सिविल की तैयारी करता हूं और ये इसमें 50% आपका, 50 नहीं, इसमें तो 80 या 90% जोखिम के चांस है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी उतना अधिक है कि आपका कैरियर, आपका जो इमोशंस है, उनको आप धरातल पे ला सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हो तो वहां पर आप जोखिम को बियर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो, अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का, जो आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो, कहीं ना कहीं अपने जोखिम को नकारते हो और आप जोखिम लेना पसंद नहीं करते हो। आपने देखा होगा कि अपनी लाइफ को सिक्योर करने के बाद फिर लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं। क्यों? जोखिम को टालते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही जोखिम लेते हैं। तो इस प्रकार जो आपका हॉर्ले का सिद्धांत था, हॉर्ले का सिद्धांत ये बताता है, ठीक है, कि इकोनॉमी में जो आपका प्रॉफिट होगा ये इट विल बी डिपेंड अपॉन रिस्क पे डिपेंड करता है। और इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है और वो जितना अधिक रिस्क लेगा, ठीक है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, नई मशीनों के साथ काम करना, ठीक है, नए प्रकार के टेक्निक्स अपनाना, दैट इज द रिस्क। ये रिस्क है। और लेकिन इस रिस्क के साथ उसको अधिक प्रॉफिट हो सकता है या अधिक लॉस हो सकता है, इट विल बी कंफर्म। लेकिन जो व्यक्ति जोखिम नहीं अपनाता है, जो व्यक्ति जोखिम नहीं अपनाता है, वो व्यक्ति क्या करता है, जोखिम ना अपनाने के परिणाम स्वरूप उतना अधिक प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा एक लेबर है, एक लेबर देखिए, श्रमिक जोखिम नहीं लेता है। श्रमिक क्या कहता, मुझे बस जॉब से मुझे वेतन मिलते रहे, तो वो जोखिम जब नहीं लेता तो उसका वेतन भी सामान्य रहता। लेकिन एक साहसी वहीं पे देखिए, वो जो आपके कंपनी में काम करता है वो रिस्क लेता है। जब रिस्क लेता है तो वो जोखिम वहन करता है, जब जोखिम वहन करता है तो प्रॉफिट होता है। तो हॉर्ले का इस सिद्धांत बताता है कि इकोनॉमी में जो प्रॉफिट होता है, इट विल बी डिपेंड अपॉन रिस्क, और रिस्क जितना अधिक होगा प्रॉफिट की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। ये इनका सिद्धांत आपका स्पष्ट करता है। चलिए, हम मैं चौथा आपका प्रॉफिट के सिद्धांत पे बात करता हूं। आपका फोर्थ जो है, चौथा है प्रोफेसर नाइट का अनिश्चितता का सिद्धांत। प्रोफेसर नाइट का अनसर्टेनिटी का सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने अपना सिद्धांत, प्रोफेसर नाइट ने, इसको फ्रैंक एच नाइट कहते हैं, एफ एच नाइट, एफ एच आपके पास है नाइट। प्रोफेसर नाइट का सिद्धांत ये बताता है कि हमको जो पुरस्कार मिलता है, जो हमको प्रॉफिट मिलता है, ये वास्तव में अनिश्चितताओं का प्रतिफल है। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई अनिश्चितता को हम लोग बियर करते हैं और उस अनिश्चितता को बियर करने के परिणाम स्वरूप आपका कोई जो भी प्रॉफिट होगा वो वास्तव में आपका अनिश्चितता का रिजल्ट होगा। मान लीजिए आपका एक गोडाउन है, आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक कार है। अगर आपने इसका बीमा कर लिया, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी को टाल दिया है। तो आपको बीमा के रूप में कुछ ना कुछ एक मुश्त राशि देनी पड़ेगी। तो यानी आपने जब अनिश्चितता को टाला है, ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके पास अनिश्चितता को समाप्त करता है। और जब अनिश्चितता को समाप्त करता है तो वहीं पर आपका पास प्रॉफिट भी खत्म होता जाता है। लेकिन अगर आपने अनिश्चितता को स्वीकार कर दिया, अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर लिया कि नहीं एक काम करते हैं, हम बीमा नहीं करते हैं और बिना बीमा के काम करते हैं, अगर आप बच गए, ठीक है, बच गए मतलब आपके पास कोई डैमेज गाड़ी में नहीं हुआ और आपके पास, तो आप कहेंगे इस अनिश्चितता के कारण मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर अनिश्चितता आपके साथ हो गई तो वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार प्रोफेसर हॉर्ले नाइट ने अपने सिद्धांत को बीमा तथा गैर बीमा
दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीमा तथा गैर बीमा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और उन्होंने कहा कि कुछ जोखिम को उस सीमा तक मापा जा सकता है जहां तक कि उनके घटित होने की संख्या की गणना की जा सके। ठीक है, तो उसको हम लोग रिस्क बीमा करा लेते हैं। लेकिन जब किसी घटना को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, डेटा के रूप में एनालिसिस नहीं कर सकते, तो वो आपके गैर बीमा श्रेणी में अंतर्गत आ जाएगा। और जब गैर बीमा श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा तो वहीं पर अनिश्चितता हो जाएगी और वहीं पर प्रॉफिट का आपका कारण हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो आपके पास सांख्यिकीय डेटा है, जिस घटना को घटित होने का आंकड़े मौजूद है, उनका तो बीमा किया जा सकता है, लेकिन जिनके घटना घटित होने के डेटा या आंकड़े उपलब्ध नहीं है, उनका बीमा नहीं होता। जब उनका बीमा नहीं होता तो वहीं पर अनिश्चितता जन्म ले लेती है और वही अनिश्चितता क्या कहलाती है, आपके प्रॉफिट का कारण होती है। तो इन्होंने, आपने देखा कि इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। और अगला हम सिद्धांत जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ है, वो आपके पास है प्रोफेसर साइकल का सिद्धांत। आपका है, हाँ चौथा, अब फिफ्थ नंबर है प्रोफेसर साइकल, SHACKLE, साइकल्स थ्योरी। ठीक है, साइकल्स थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो साइकल्स ने क्या कहा, अनिश्चितता की स्थितियों के अंतर्गत प्रत्याशाओं के प्रवेश द्वारा नाइट के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। तो इन्होंने जो नाइट ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रोफेसर साइकल ने आगे बढ़ाया और इन्होंने एक्सपेक्टेशंस की बात की इस पे। ठीक है, प्रत्याशाओं की बात की, प्रत्याशाओं की बात की। और इसके अनुसार दो प्रकार की प्रत्याशाएं होती हैं, एक आपकी होती है सामान्य प्रत्याशाएं, जनरल एक्सपेक्टेशंस, एंड दूसरी होती है आपके पास विशेष प्रत्याशाएं, और जिसको कहते हैं पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सामान्य प्रत्याशाएं, आप जानते हो कि आपसे जो चीज की उम्मीद की जाए, ठीक है, जो चीज की उम्मीद की जाए, ठीक है, आप एक काम करते हो, ये एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे, ये क्या कहलाएगा, आपका सामान्य प्रत्याशाएं कहलाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो, तो वो आपका, ठीक है, वो प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन अगर आप असामान्य प्रत्याशाओं को करते हो, ठीक है, आप जाते हो कौन बनेगा करोड़पति में विनिंग गेम करके आ जाते हो, तो क्या कहलाएगा, असामान्य प्रत्याशाएं हैं। तो आपने असामान्य प्रत्याशाओं को कंप्लीट किया है, तो उसके प्रतिफल में जो कुछ आपको मिलेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार की प्रत्याशाएं होती हैं, एक व्यक्ति जो अनुमान लगा सकता है, ठीक है, आप जा रहे हो, आप, ठीक है, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल पा सकते हो, ये सामान्य प्रत्याशा है, आपने, आप टैलेंटेड हो, लेकिन आप आईएएस टॉप कर जा रहे हो, ये असामान्य प्रत्याशाएं हो जा रही हैं। तो इस प्रकार इन्होंने एक जनरल एक्सपेक्टेशंस एंड पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस के बीच में बाइफर्केशन किया और इन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर आपके पास एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो विशेष आपके पास प्रत्याशाएं होती हैं, जब आप उनको क्वालिफाई करते हैं तो जो कुछ आपको प्राप्त होता है वो आपका लाभ कहलाएगा। ठीक है, अब उसमें पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस पे आपके साथ रिस्क का गेम ज्यादा होता है। ठीक है, आप जाते हो और इसमें प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं। ठीक है, क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में आपके पास एक्सपेक्टेशंस है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस है, आप 20 रन बनाओगे, T20 में 30 बनाओगे, नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन अगर आप 6 विकेट में जाते हो और आप सेंचुरी मार करके आते हो, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस है, विशेष प्रत्याशाएं जो आपके कैप्टन ने भी आपसे नहीं की थी। तो इसका रिवॉर्ड जो आपका होगा, दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट। ये क्लियर हो गया होगा। तो साइकिल ने अनिश्चितता के सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने दो प्रकार की एक्सपेक्टेशंस को प्रत्याशाओं में कन्वर्ट किया। पहला इन्होंने बताया जनरल एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा इन्होंने बताया पर्टिकुलर।
ठीक है। जनरल एक्सपेक्टेशन इन्होंने कहा ठीक है, सामान्य व्यापार में बने रहने के लिए आपको जनरल एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना पड़ेगा, लेकिन पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस को अगर आप फुलफिल करते हो तो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कारण होगा, ये आपके जनरल प्रॉफिट का कारण होगा, सामान्य लाभ का कारण होगा। कौन? जनरल एक्सपेक्टेशंस। लेकिन आपके पास क्या होता है? पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और यही आपकी इकोनॉमी में आपको असामान्य लाभ की ओर ले जाएगा। ठीक है, साइकिल का आपने सिद्धांत देखा। साइकिल के बाद हम आते हैं जब आपका है लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, अब हम यही इसकी चर्चा करेंगे। तो लाभ का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, ठीक है, इसको किसने दिया? इसको व्याख्या करने के लिए आपका नाम आता है एजवर्थ का। इसकी व्याख्या में नाम आपका आता है चैपमैन का। इसकी व्याख्या करने में लिए नाम आता है स्टिगलर का। इसकी व्याख्या करने के लिए नाम आपका आता है हॉल एंड स्टोनियर का, तथा हेग का। तो इतने नाम जुड़े हैं आपके लाभ के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से। ठीक है, तो लाभ का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, ये डिफाइन करता है कि अर्थव्यवस्था में लाभ एक उद्यमी के पुरस्कार के रूप में उसकी सीमांत आगम उत्पादकता द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो यानी जो लाभ है आपका, वो सीमांत आगम उत्पादकता द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जितनी उद्यम की सीमांत आगम उत्पादकता होगी, उतने ही लाभ अधिक होंगे, तथा जितनी सीमांत आगम उत्पादकता कम होगी, उतना ही लाभ कम होगा। ठीक है, तो सीमांत आगम उत्पादकता ये बताती है कि आपका इकोनॉमी में क्या होता है, प्रॉफिट कितना होता है, और इस प्रॉफिट ये सीमांत आगम उत्पादकता का मान यदि ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट का मान ज्यादा होगा, और सीमांत आगम उत्पादकता का मान यदि कम है तो क्या हो जाता है, आपका लाभ का मान कम होगा। अब आपको ये बात तो पता ही है कि किसी व्यक्ति को जो आप मजदूरी देते हो, वो पहले सिद्धांत ये था, पहले क्या अभी भी सिद्धांत है कि वो सीमांत आगम के बराबर देते, एमआर इक्वल टू एमसी होता है। ठीक है, ये आपके पास होता है, लेकिन ये एक बार आपके पास रिवॉर्ड या इक्विलिब्रियम को निर्धारित कर दिया जाता है, और इस इक्विलिब्रियम को निर्धारित करने की कंडीशंस होती है। लेकिन इकोनॉमी में अगर सीमांत आगम का मान, जैसे मान लीजिए आपने वेज डिटरमाइन कर दिया और वेज इसके आधार पर आपने डिटरमाइन कर दिया, लेकिन इकोनॉमी में आपने देखा होगा कि अगर वेज डिटरमाइन करने के कारण किसी कारण से आप एमआर का मान बढ़ा दोगे, तो एमआर का मान बढ़ा दोगे तो वेज तो तुरंत बढ़ती नहीं है, तो जिसके परिणाम स्वरूप अब आपको वेज तो उतना ही पर्टिकुलर देना है जितना आपने डिटरमाइन कर दिया। एमआर का मान आपने किसी स्किल से बढ़ा दिया, किसी स्किल से बढ़ाने का मतलब यह होता कि मान लीजिए आपने अधिक उत्पादकता वाली मशीन दे दिया उस श्रमिक को। ठीक है, एक श्रमिक है, हमने उससे कहा कि आप पूरे दिन में 2 शर्ट सीखते हो, 2 शर्ट आप सीखते हो, और 2 शर्ट का दाम आपका 300 रुपए हम लेते हैं, तो 300 रुपए हम आपकी मजदूरी देंगे, ये हमने डिटरमाइन किया, वो हमने उससे एग्रीमेंट किया। एक व्यक्ति है, वो एक दिन में 2 शर्ट पर काम करता है, 300 रुपए उसका दाम है, ठीक है, नॉर्मल वो है, और हमने उसकी मजदूरी डिटरमाइन कर दी कि हम आपको 300 रुपए पर डे देंगे। ठीक है, ये आपका सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हो गया। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए वो 2 शर्ट सीता है, और हमने मजदूरी कितनी डिटरमाइन कर दिया, हमने 300 रुपए मजदूरी डिटरमाइन कर दिया। अब मान लीजिए हमने उसको एक हाई टेक्नोलॉजी दे दिया, हाई टेक्नोलॉजी की एक मशीन दे दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप अब वो व्यक्ति एक दिन में 3 शर्ट आपका वो बना सकता है, 3 शर्ट बना सकता है। तो अब हम उसको दे कितना रहे, 300 रुपए,
और उससे काम करवा रहे हैं कितना, 450 का, 450 रुपए का काम करवा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस पैदा हो गया, हमने क्या किया, ये उत्पादक ने उसको हाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दिया, तो वो आपका परिवर्तन जो इसके बीच का डिफरेंस पैदा हुआ, ये प्रॉफिट का कारण है। ये सिद्धांत आपको ये बताता है लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कि अगर आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को किसी तरह से बढ़ा दिया, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के परिणाम स्वरूप जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, सीमांत आगम का मान यदि आपने किसी तरह से बढ़ा दिया, ठीक है, सीमांत आगम उत्पादकता का मान किसी तरह से बढ़ा दिया, तो वही आपका प्रॉफिट होगा। ये आधुनिक सिद्धांत जो सीमांत लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, वो हमें बताता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो इकोनॉमी में आपके पास इक्विलिब्रियम होता है, वो वास्तव में mr इक्वल टू mc पर होता है, लेकिन mr का मान अल्पकाल में बढ़ाया जा सकता है और mc का मान अल्पकाल में नहीं बढ़ता है, क्योंकि दीर्घकाल में तो याद रखिए सबको सामान्य लाभ मिलेगा, सबको सामान्य लाभ मिलेगा। कोई भी उत्पादक होगा वो दीर्घकाल में सामान्य लाभ अर्न करता है, लेकिन अल्पकाल में यदि आपने mr का मान किसी तरह से अधिक बढ़ा दिया, तो उसके परिणाम स्वरूप आपका जो लाभ होगा वो तेजी से बढ़ेगा, और यही सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है। फिर इसके बाद जो सातवां आपका सिद्धांत आता है लाभ का, प्रॉफिट का, सेवेंथ थ्योरी आती है। सेवेंथ थ्योरी आपकी आती है, वो आती है लाभों के निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत, लाभों के निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न अप्रोच टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, मॉडर्न अप्रोच टू डिटरमाइन द प्रॉफिट। इसके अंतर्गत इन्होंने जो बात की, वो उन्होंने बात किया साहसियों की मांग तथा साहसियों की पूर्ति। अगर साहसियों की मांग तथा साहसियों की पूर्ति जहां पर बराबर होगा, वहां पर सामान्य लाभ होगा। क्लियर है? जहां पर साहसी की डिमांड, डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो आपका इकोनॉमी में क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा वो सामान्य होगा। अगर इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर की डिमांड ज्यादा है और एंटरप्रेन्योर का सप्लाई कम है, तो आपका क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्लियर है? और अगर इकोनॉमी में डिमांड एंटरप्रेन्योर की कम है और सप्लाई ज्यादा है, आपके असासी ज्यादा मिलेंगे, तो आपको उनको हो सकता हानि में भी काम करना पड़ जाए। क्लियर है? तो इस प्रकार इन्होंने सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, आधुनिक सिद्धांत, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एंटरप्रेन्योर थ्योरी को प्रस्तुत किया, और जिसके आधार पर इकोनॉमी में प्रॉफिट का रेट डिटरमाइन होने की बात की जाती है। तो ये हमने आपके साथ 7 सिद्धांत की, आपके पास लाभ की बात किया। यही 7 सिद्धांत जो आपके प्रॉफिट में है वर्क करते हैं, और जो आपका प्रॉफिट है, इन 7 सिद्धांतों में एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत कैसा है। तो वो मैंने एक ओवरव्यू, एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया और उसको कंप्लीट आपके साथ किया। ठीक है, अब आपका प्रश्न उत्तर का समय होता है।